हेलो मेरे प्रिय साथियों, आज हम लोग मैथमेटिक्स के एक ऐसे पोर्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में जनरली लोग चर्चा नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो उन्हें कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता है। और वो टॉपिक है कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू व्हाट। अब कहीं कहीं पर इसका आंसर अनडिफाइंड देखने को मिलता है, तो कहीं कहीं पर इसका आंसर इनफाइनाइट सुनने को मिलता है। अब कंफ्यूजन यहां पर यह क्रिएट हो जाता है कि आखिर दोनों में सही कौन है। हम इसका आंसर अनडिफाइंड को माने या फिर इसका आंसर इनफाइनाइट को माने। मतलब एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इक्वल होगा किसके, अनडिफाइंड का होगा या फिर इनफाइनाइट का होगा। तो चलिए आज मैं आपके सभी डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इसको समझाने के लिए मैं बहुत ही बेसिक से शुरुआत करता हूं। जैसे मैं आपको बता दूं कि आप डिवीजन होता क्या है। सबसे पहले आप ये समझिए, डिवीजन क्या है, एक रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। एग्जाम्पल के लिए आप यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर 10 को लेता हूं, मान लीजिए 10 आम है, उसको क्या कर रहा हूं, दो बच्चों में बांट रहा हूं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि प्रत्येक को 5 आम मिलेगा। राइट, यहां पर 10 को मैंने क्या किया, दो बच्चों में डिवाइड किया, तो इसका रिजल्ट क्या आया, 5 आया। तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि डिवीजन जो है वो क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि यहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 गुना 2, तो क्या होना चाहिए, वापस ये नंबर मिलना चाहिए जो कि इक्वल होगा किसके, 10 के इक्वल हो रहा है। राइट, यहां पर तो आई थिंक कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। सिंपली क्या किया, 2 से भाग दिया, 5 आया। तो अगर मैं वापस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो हमको वापस ये नंबर मिल जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और क्यों मिल रहा है ऐसा, वापस क्यों मिल रहा है 10, तो रीजन क्या मैं आपको बताया कि डिवीजन क्या है, एक रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। और इवन मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिवीजन है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं 12 को लेता हूं और 3 बच्चों में डिवाइड करता हूं, तो इससे क्या होगा, तो 12 को अगर 3 में डिवाइड करते हो 3 भाग में, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक को 4 भाग मिल जाएगा। मतलब 12 आम लेते हो तो क्या मिल जाएगा, 3 बच्चों को 4 आम मिल जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसके रिवर्स प्रोसेस को देखते हैं कि क्या अगर रिवर्स प्रोसेस हम लोग करें तो हमको 12 मिलता है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। हम लोग यहां पर क्या लिख रहे हैं, 4 है, तो 4 इंटू 3, और यहां पर कर रहे हैं 12, आ जा रहा है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सही है। राइट, लेकिन यहां पर देखिए अगर कंडीशन बदल जाता है, जब हम लोग यहां पर क्या ले लेते हैं, 6/0 या फिर कोई भी नंबर बटा 0 ले लेते हैं, तो यहां पर क्या इसका क्या रिजल्ट होगा, ये हम लोग को क्या कर देता है, कंफ्यूज कर देता है कि आखिर इसका आंसर हम लोग माने तो माने क्या। कहीं पर कुछ लोग बोलते हैं कि इसका आंसर अनडिफाइंड होगा, तो कुछ लोग बोलते हैं कि इसका आंसर इनफाइनाइट होगा। यहां पर बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। राइट, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए, इसको बहुत बेसिक से हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 6/0 हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, तो इसका कुछ तो वैल्यू होगा। अब क्या वैल्यू होगा मेरे को पता नहीं है, लेकिन कुछ तो वैल्यू होगा। तो मान लीजिए कि इसका जो वैल्यू होगा मेरे भाई, वो a के इक्वल है। बस मान लिया कि इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, a के इक्वल होगा। तो मैं क्या बताया था आपको कि डिवीजन जो है वो क्या है, एक रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो मैं वापस अगर a इंटू 0 करूं, a इंटू 0 करूं, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू 6 के इक्वल आना चाहिए। तो क्या a इंटू 0 करूं तो कर रहा हूं, तो क्या a इंटू 0 का वैल्यू 6 के इक्वल हो रहा है, तो नहीं, इसका वैल्यू कभी भी 6 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, 0। किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू सदैव ही क्या होता है, 0 होता है। और लेकिन यहां पर हमको क्या चाहिए, 6, लेकिन 6 तो आ नहीं रहा है। फिर इसको दूसरे ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि यहां 6/0 था, इसको अब वैल्यू मैंने मान लिया कि a आएगा, तो यहां पर a को 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसका वैल्यू आना चाहिए क्या, 6। यानी इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, क्या कोई a का ऐसा वैल्यू संभव है जिसके लिए अगर a इंटू 0 करूं तो 6 आ जाए। फिर से सुनिएगा कि क्या a का कोई ऐसा वैल्यू अवेलेबल है यहां पर जिसको मल्टीप्लाई करो 0 में तो इसका वैल्यू हमको क्या मिल जाए, 6 मिल जाए। जैसे ऊपर में क्या कर रहा था, सबको मल्टीप्लाई कर रहा था, इसका 5 था तो 5 से 2 का मल्टीप्लाई किया तो आ जा रहा था 10, तो ये तो ठीक है। यहां पर देखो 4 आया, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, तो वो यहां पर सही है। लेकिन यहां पर भी तो वही चीज होगा ना कि जैसे a आया, तो क्या a का कोई ऐसा वैल्यू है जिसके लिए हम लोग 0 को मल्टीप्लाई करें तो इसका वैल्यू 6 आ जाए, तो नहीं। आप खोजते खोजते थक जाओगे, आपको कोई एक ऐसा वैल्यू नहीं मिलेगा जिसके लिए a इंटू 0 करूं तो इसका वैल्यू क्या हो जाए, 6 के इक्वल आ जाए। a इंटू 0 करोगे तो हमेशा क्या आएगा,
0 के ही इक्वल आएगा, वो कभी भी 6 के इक्वल नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो ना क्या कि LHS जो है RHS के इक्वल नहीं है, और आप कोई भी एक ऐसा वैल्यू खोज नहीं पा रहे हो जिसके लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 के बराबर आ रहा है। तो आप इसका आंसर क्या कहोगे कि इसका आंसर इनफाइनाइट होगा? नहीं, इसका आंसर अनडिफाइंड होगा, क्योंकि कोई डिफाइंड वैल्यू ही नहीं है ए का कोई डिफाइंड वैल्यू ही नहीं है जिसके लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर 6 आ जाए। ए का कोई डिफाइंड वैल्यू ही नहीं है। क्या आप यहां पर ए का कोई वैल्यू खोज पा रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं खोज पाइएगा। ए का कोई भी वैल्यू अगर आप खोजने का प्रयास करते हो तो आप विफल रहोगे। कोई वैल्यू आपको ए का ऐसा नहीं मिलेगा जिसके लिए हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका वैल्यू 6 आ जाए। तो अगर आप ए का कोई वैल्यू नहीं खोज पा रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ए का वैल्यू इनफाइनाइट होगा। ए का कोई वैल्यू अगर आप नहीं खोज पा रहे हो तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि इसका वैल्यू इनफाइनाइट होगा, ऐसा नहीं कह सकते। तो जो लोग कहते हैं कि इसका वैल्यू इनफाइनाइट होगा वो क्या करते हैं? गलत कहते हैं। इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। इसका वैल्यू क्या होगा? अनडिफाइंड होगा, मतलब कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है ए का। ए का कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है। 6/0 बराबर ए जो है उसका कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है बात? ऐसा नहीं कि इसका वैल्यू आप बोल दोगे कि 6 या फिर 6 क्या, यहाँ कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0 उसका वैल्यू आप नहीं कह सकते कि इनफाइनाइट है। उसका वैल्यू सदैव ही क्या होगा? अनडिफाइंड। यानी जब भी आप बोलोगे तो क्या बोलोगे? इसका वैल्यू अनडिफाइंड होगा। हाँ, वो एक अलग सिचुएशन केस है जिसमें आप कह दोगे कि इसका वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है? इनफाइनाइट हो रहा है। वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इनफाइनाइटली लार्ज हो रहा है, वो चीज़ भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन आप जनरली क्या बोलोगे कि कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? अनडिफाइंड, न कि इनफाइनाइट। तो आई थिंक कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूं बाय ग्राफ से समझाऊंगा तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप आई थिंक कि ये चीज तो समझ गए होंगे। इसके बाद चलिए मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ठीक है? अब यहां पर ही ड्रॉ कर दूं क्या? नहीं, चलिए इसको इरेज कर लेता हूं। अब चलिए आपको दूसरे तरीके से इसको समझाने का प्रयास करता हूं। अब जो दूसरा तरीका है मेरे भाई, उसमें हम लोग यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। और वो ग्राफ किस चीज का ड्रॉ करते हैं हम लोग? y इक्वल टू 1/x का। चलिए इस ग्राफ से समझने का प्रयास करते हैं, फिर आपका बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि आखिर इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए y इक्वल टू 1/x का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ इसका कुछ इस टाइप का होगा। देखिए, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको समझ गए ना तो आपको मजा आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है अनडिफाइंड है या फिर इनफाइनाइट है, क्या आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए y इक्वल टू 1/x का जो ग्राफ होता है फ्रेंड, वो कुछ इस टाइप से होता है। देखिए ये जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है ना? मैं बड़ा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपका हर डाउट क्लियर हो पाए। देखिए इसका जो ग्राफ आप ड्रॉ कीजिएगा ना वो कुछ इस टाइप से होगा। आप इसको देखते जाइए, इसका ग्राफ जो है वो क्या होगा? कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, आई थिंक कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अब ये तो आप जानते हैं कि इधर x होगा, इधर -x होगा, ये सब तो खैर आपको पता ही होगा। ऊपर y है, नीचे क्या है? -y है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपको समझाने का, कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये क्या है? ओरिजिन है, राइट? यहाँ पर क्या है? 0 है, ये 0 है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो x एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे तो क्या होगा? इसका वैल्यू कुछ 1 होगा, यहाँ पर इसका वैल्यू यहाँ पर क्या होगा? 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, कुछ इस टाइप से बढ़ते जाएगा। इधर देखो, इधर क्या होगा? कुछ वैल्यू इसका अगर वैल्यू देखो तो इधर कुछ होगा, -1 होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा? -2 होगा, -3 होगा। ठीक है, और इस तरीके से क्या हो जाएगा? -इंफिनिटी तक इधर वैल्यू चला जाएगा x का, और इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव x के तरफ इधर बढ़ जाएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी, और नीचे में निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा। अब यहाँ पर मेरे बात को बहुत ध्यान देकर के सुनिएगा, तब आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, आपको क्या चाहिए था? एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0, मतलब y इक्वल टू 1/0 आपको चाहिए था, राइट? तो आप यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए, मैं आपको जो ऑब्जर्व करवा रहा हूँ, ये ग्राफ मैंने y इक्वल टू 1/x का ड्रॉ किया। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं कहूँ कि x इक्वल टू 3 पर इस ग्राफ का वैल्यू क्या है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो x इक्वल टू 3 पर आपको इस ग्राफ का वैल्यू कुछ यहाँ पर दिख रहा होगा, जो कि मान लीजिए कुछ होगा। ऐसे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/3, यहाँ पर कुछ वैल्यू होगा। फिर देखिए x इक्वल टू यहाँ पर 2 पर देखिए, x इक्वल टू जैसे ही 2 लेते हो तो 2 पर इसका वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, फिर ऊपर की ओर आ जा रहा है। फिर क्या हो जा रहा है? x इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जा रहा है? 1/2। ठीक है, अब 1 पर देखो, 1 पर देखोगे तो 1 पर देखने पर क्या हो रहा है? इसका वैल्यू 1 के इक्वल आ जा रहा है, राइट? ये जो 1/2 है नीचे है, यहाँ पर क्या है? 1/2, और ऊपर में क्या है? 1। आप देखो, ऑब्जर्व करो, इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे आप राइट डायरेक्शन से यानी पॉजिटिव साइड से आप x का वैल्यू घटा रहे हो,
जैसे जैसे आप पॉजिटिव साइड से x का वैल्यू घटा रहे हो, पहले 3 था, 2 हुआ, 1 हुआ, तो जैसे जैसे वैल्यू आप घटाते जा रहे हो वैसे वैसे y का वैल्यू मान क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे आप यहाँ पर जा रहे हो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। देख रहे हो, आप 1 पर थे तो इसका वैल्यू 1 हो गया। यहाँ पर देखो कुछ हाउ डाउन जाओगे तो ग्राफ इसका ऊपर जा रहा है, देख रहा है ना, देख रहे हो ना। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ग्राफ क्या हो रहा है, ऊपर की ओर बढ़ते जा रहा है। और जैसे जैसे यहाँ पर मैंने क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप x को यहाँ पर डिक्रीज कर रहे हैं पॉजिटिव साइड में, वैसे वैसे y का मान क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, राइट। और सिमिलरली इसमें देखिए निगेटिव साइड से जैसे जैसे x का वैल्यू आप बढ़ाइएगा, निगेटिव साइड से जैसे जैसे आप x का वैल्यू बढ़ाइएगा वैसे वैसे y का वैल्यू यहाँ पर क्या हो रहा है, घटते जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए x = 3 पर देखिएगा तो x = 3 पर इसका ग्राफ कहाँ है, इसका ग्राफ कुछ यहाँ है। लेकिन जैसे ही आप x = -2 पर देखो, मतलब -3 है, यहाँ पर देखो -2, क्या हो रहा है, इसका मान क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। फिर आप देखिए यहाँ पर 1 पर देखो, -1 पर, फिर क्या हो रहा है, ग्राफ पर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा क्या कि जैसे जैसे हम लोग x का वैल्यू यहाँ पर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे y का मान जो है क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। मतलब समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग 0 की तरफ जा रहे हैं, चाहे तो पॉजिटिव डायरेक्शन से जाए चाहे तो निगेटिव डायरेक्शन से जाए, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन से हम लोग जा रहे हैं जैसे जैसे वैसे वैसे क्या हो रहा है, y का मान इनफाइनाइटली लार्ज होता जा रहा है। समझ में आ रहा है बात, जैसे जैसे 0 के करीब जाएंगे हम लोग वैसे वैसे क्या होगा, इनफाइनाइटली लार्ज होता जाएगा y का मान। y का मान क्या होगा, इनफाइनाइटली लार्ज। यहाँ पर देखो कुछ है, यहाँ पर जाओगे और ऊंचा, यहाँ पर जाओगे और ऊंचा, इस तरीके से क्या होते जाएगा, इनफाइनाइटली लार्ज होते जाएगा। वही अगर माइनस के डायरेक्शन से देखोगे तो निगेटिव के डायरेक्शन से क्या होगा, निगेटिव डायरेक्शन में निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ लार्ज होता जाएगा y का मान जो है। निगेटिव साइड से आओगे तो क्या होगा, निगेटिव डायरेक्शन में लार्ज होता जाएगा 0 के जैसे जैसे करीब आओगे। जैसे देखो 0 के यहाँ पर आते हो तो कुछ यहाँ और नजदीक आओगे तो और नजदीक और ही बढ़ते जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम लोग पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, पॉजिटिव डायरेक्शन से जैसे जैसे 0 के करीब जा रहे हैं वैसे वैसे ग्राफ जो y का वैल्यू है वो क्या हो रहा है, इनफाइनाइटली लार्ज होते जा रहा है। जितने भी हम x = 0 के करीब जा रहे हैं वैसे वैसे y का मान क्या हो रहा है, इनफाइनाइटली लार्ज होते जा रहा है। और निगेटिव डायरेक्शन में जैसे जैसे हम x का वैल्यू को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे y का मान क्या हो रहा है, इनफाइनाइटली निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। समझ में आ रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, मतलब घटते जा रहा है। समझ में आपको आ गया। मतलब आप क्या कह सकते हो कि 0 के आसपास तो इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव डायरेक्शन से जा रहे हैं तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर लाई करेगा, और जैसे जैसे निगेटिव डायरेक्शन से आ रहे हैं 0 के तरफ तो वैसे वैसे इसका वैल्यू क्या होगा, निगेटिव इन्फिनिटी के तरफ लाई करेगा। लेकिन अगर इसका वैल्यू हम लोग एग्जैक्टली 0 पर देखने का प्रयास करें, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या था, 1/0, आपका क्वेश्चन 1/0 था, तो एग्जैक्टली अगर 0 पर आप देखने का प्रयास करोगे ना तो आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली अगर आप 0 को 0 पर देखने का प्रयास करोगे तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। क्यों कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, तो यहां पर वर्टिकल एसिम्प्टोट बन जा रहा है मेरे भाई। वर्टिकल एसिम्प्टोट का मतलब समझ में आता है आपको, वर्टिकल एसिम्प्टोट का मतलब होता है कि अगर x = 0 पर देखोगे तो ये दोनों जो ग्राफ है ना, ये लग तो रहा है कि आगे जाके इन्फिनिटी पर मिलेगा लेकिन मिलता नहीं है, ये चलते जाएगा सीधे और ये भी ग्राफ चलते जाएगा सीधे। तो ग्राफ अगर इसको, एसिम्प्टोट का मतलब हुआ क्या कि ग्राफ न तो इसको क्रॉस करेगा और न ही इसको टच करेगा। तो यहां पर जब कोई ग्राफ है ही नहीं x = 0 पर तो इसका वैल्यू कहां मिलेगा आपको, चाहे आप पॉजिटिव डायरेक्शन में देख लो चाहे आप निगेटिव डायरेक्शन में देख लो, आपको कोई वैल्यू नहीं मिलने वाला है अगर एग्जैक्टली x = 0 पर देखोगे तो। हाँ, अगर x से थोड़ा कम, 0 से थोड़ा कम देखो, अगर निगेटिव डायरेक्शन में देखोगे तो निगेटिव इनफाइनाइट की तरफ बढ़ जाएगा, नंबर लार्ज होगा, और अगर पॉजिटिव डायरेक्शन से आकर के देखोगे 0 के करीब तो इनफाइनाइटली पॉजिटिव डायरेक्शन में लार्ज होगा। लेकिन एग्जैक्टली 0 पर देखोगे तो कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल एसिम्प्टोट है। और एसिम्प्टोट का मतलब क्या कि ये जो ग्राफ है ना तो एक दूसरे को यहाँ पर कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा और नहीं टच करेगा, ये दोनों क्या होगा, सीधा जाता जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो ग्राफ कहीं पर टच इंटरसेक्ट कुछ कर ही नहीं रहा है तो आपको वैल्यू कहाँ मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखो, अगर मान लीजिए 4 पर होता तो 4 पर यहाँ पर ग्राफ टच कर रहा है ना, देख रहे हो, और तब इसका वैल्यू आप बता रहे हो कि इतना है। लेकिन यहाँ पर x = 0 पर तो कहीं पर टच कर ही नहीं रहा है, इसमें कहीं पर देख रहे हो कि आप यहाँ पर ना टच कर रहा है ना इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एग्जैक्टली एट x = 0 पर आप देखोगे तो इसको क्या कह दोगे, कहीं पर कोई ग्राफ इसका है ही नहीं। तो ग्राफ है ही नहीं तो इसका कोई वैल्यू मिलेगा ही नहीं, और अगर कोई वैल्यू ही नहीं है पॉजिटिव से निगेटिव इन्फिनिटी के बीच में तो आप क्या कह दोगे, इसका अनडिफाइंड। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। समझ में आ रहा है बात। क्यों,
क्योंकि एट x इक्वल टू 0 वर्टिकल एसिम्पटोट बन रहा है। अब वर्टिकल एसिम्पटोट का मतलब क्या हुआ कि ये जो y एक्सिस है वो इस ग्राफ को न तो टच करेगा न इंटरसेक्ट करेगा, तो न टच करेगा न इंटरसेक्ट करेगा, तो इसको वैल्यू मिलेगा कहाँ? यहाँ देखो टच कर रहा था तो इसका वैल्यू इतना, इसके यहाँ टच कर रहा था तो इसका वैल्यू इतना। अब है ही नहीं इसके एरिया में ग्राफ, एट x इक्वल टू 0 पर कोई ग्राफ है ही नहीं। और आप क्लियरली देख भी सकते हो कि ग्राफ क्या है, हर जगह देखो कंटिन्यूअस ग्राफ है, हर जगह क्या है कंटिन्यूअस ग्राफ है, देख रहे हो कंटिन्यूअस है, एक्सेप्ट क्या x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर देख रहे हो तो ग्राफ कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस अगर ग्राफ ही नहीं है तो वैल्यू क्या? कोई वैल्यू नहीं। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई वैल्यू ही नहीं है पॉजिटिव से नेगेटिव इन्फिनिटी के बीच में, तो डायरेक्टली हम लोग क्या कह देंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा? अनडिफाइंड, ना कि इसका वैल्यू हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर जो कंफ्यूजन होता है कि अनडिफाइंड होगा कि इनफाइनाइट, इसका वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होगा, अनडिफाइंड क्यों होगा? क्योंकि इसका कोई वैल्यू ही नहीं है एग्जैक्टली एट x इक्वल टू 0। हाँ, इनफाइनाइट क्यों होता है? अगर यहाँ पर समझने का प्रयास करोगे तो ये समझ सकते हो कि 0 के जैसे जैसे करीब जाते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन से, तब पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ नंबर जो है इनफाइनाइटली लार्ज हो जाता है, और निगेटिव डायरेक्शन से अप्रोच करते हैं 0 के तरफ तो निगेटिव डायरेक्शन में इनफाइनाइटली लार्ज हो जाता है y का वैल्यू। लेकिन एग्जैक्टली एट x इक्वल टू 0 पर देखोगे तो क्या हो रहा है? एग्जैक्टली एट x इक्वल टू 0 पर ग्राफ जो है, कोई ग्राफ ही नहीं है, वर्टिकल एसिम्पटोट। और जब कोई ग्राफ ही नहीं है, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है, देख सकते हो, और अगर ग्राफ ही नहीं है तो कोई वैल्यू होगा नहीं, और नहीं है तो क्या बोल देंगे कि इसका वैल्यू अनडिफाइंड होगा। तो आई थिंक कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा आज कि कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0 हम लोग क्या बोलेंगे? अनडिफाइंड। उसका वैल्यू क्या होगा? अनडिफाइंड, ना कि इनफाइनाइट। ठीक है। और हाँ, सम स्पेशल केस में इसके वैल्यू को अनडिफाइंड ना कहते हुए इनफाइनाइट भी कंसीडर करना पड़ता है। अगर इसको भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो अगर आप थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी पढ़े हो तो उसमें क्या बताया जाता है कि मास इज वेरिएंट इन नेचर। और अगर मैं इसका फॉर्मूला के जरिए समझाऊं तो क्या होता है? रिलेटिविस्टिक मास इज इक्वल टू व्हाट? m नोड डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात? ये क्या है? m जो है वो क्या है? रिलेटिविस्टिक मास है। ठीक है। जहां m नोड क्या है? m नोड है रेस्ट मास। ठीक है। ये क्या है? रेस्ट मास है। ठीक है। अब आप सोचो कि अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका m नोड उसका मास है, ठीक है, वो रेस्ट पोजीशन में है और धीरे धीरे अपना क्या करता है? स्पीड को बढ़ाने लगता है। तो मान लो कि अगर वो अपना स्पीड को बढ़ा रहे हैं, यहाँ स्पीड उसका क्या है? v है, और इस v को बढ़ाते बढ़ाते वो क्या कर लेता है? स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल कर लेता है। मैं क्या कर रहा हूं कि कोई m नोड मास का ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पर उसका मास m नोड है, और वो क्या करता है? धीरे धीरे अपने स्पीड को बढ़ाते हुए कहां तक पहुंच जाता है? लाइट के स्पीड के इक्वल कर लेता है। तो जैसे ही लाइट के स्पीड के इक्वल करेगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा? v स्क्वायर जो है बदल करके यहां पर क्या हो जाएगा? c स्क्वायर हो जाएगा। होगा ना? होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि c स्क्वायर, c से हम लोग क्या करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इंडिकेट करते हैं। तो एक v स्क्वायर क्या हो जाएगा? c स्क्वायर, लाइट के स्पीड के इक्वल हो गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ये कट जाएगा, 1 होगा। अब देखो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल। मतलब ऊपर से क्या देख सकते हो कि जो रिलेटिविस्टिक मास है वो किसके इक्वल हो जा रहा है? m नोड डिवाइडेड बाई 0। इसमें क्या कह सकते हो कि इस वक्त जो रिलेटिविस्टिक मास होगा इस ऑब्जेक्ट का वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। इस कंडीशन में अगर इनफाइनाइट कहते हो तो चलेगा। ठीक है। लेकिन इन जनरल जब भी आपको मिले कि 1 डिवाइडेड या फिर कुछ भी डिवाइडेड बाई 0, वो ऑलवेज ही अनडिफाइंड होगा। समझ में आ रहा है? जनरली हमेशा आंसर क्या बोलोगे? अनडिफाइंड होगा। हाँ, कुछ स्पेशल केस इस टाइप से है तो इसमें आप क्या कर सकते हो? मास है, मास को क्या बोलोगे कि अनडिफाइंड हो जाएगा? इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इसका मास क्या होगा? कुछ तो होगा ना, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा ना बड़ा। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस कंडीशन में आप इनफाइनाइट बोल सकते हो। मतलब आप क्या कह सकते हो कि इसका जो मास होगा ना उसको एक्सीलरेट करने के लिए इनफाइनाइट फोर्स की, इनफाइनाइट एनर्जी की आवश्यकता होगी। समझ में आ रहा है बात? तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। इन जनरल आप क्या कहोगे? अनडिफाइंड। एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज अनडिफाइंड। हाँ, कुछ स्पेशल केस है। ये जो है नीचे वाला, इसको क्या कहते हैं? लॉरेंस फैक्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लॉरेंस फैक्टर। ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ये गिवन था, जो कि क्या था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये क्या है? ये जो है रिलेटिविस्टिक मास है, m नोड है रेस्ट मास। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा और आज एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 से रिलेटेड सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो यार इस पर एक लाइक तो बनता है यार, तो प्लीज डू लाइक द वीडियो और अपना फीडबैक एंड सजेशन कमेंट सेक्शन में मुझसे साझा जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।